बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। अक्षय ऊर्जा, यह एक लेख है। तो बच्चों, घर में पंखा, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन आदि किससे चलते हैं? जो कभी ना समाप्त हो उसे क्या कहते हैं? बिजली किससे बनती है और जैव ऊर्जा किसे कहते हैं? इन सभी बातों पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आइए आज का पाठ परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत लेख विभिन्न ऊर्जा स्रोतों पर आधारित है। ऊर्जा हमारे तन और मन दोनों की जरूरत है। ऊर्जा यानी एनर्जी। हमारी दैनिक गतिविधियां भी विद्युत ऊर्जा द्वारा ही संचालित होती हैं। इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ऊर्जा के निरंतर बढ़ते उपयोग से इसके परंपरागत स्रोतों के समाप्त होने की आशंका बढ़ गई है। इसलिए उन वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देना आवश्यक हो गया है जो अक्षय हों, अर्थात जिनका प्राकृतिक रूप से पुनर्चक्रण होता रहे। तो आइए पढ़ते हैं अक्षय ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मौजूद है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह आंतरिक ऊर्जा के द्वारा चालित है। ऊर्जा आधुनिक जीवन शैली का भी अविभाज्य अंग है, यानी जिस अंग को हम विभाजित नहीं कर सकते वो एक ऊर्जा ही है। इसके बिना आधुनिक सभ्यता के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऊर्जा और पर्यावरण के संबंध को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। वास्तव में भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के प्रयास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है, जिससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है। इसका परिणाम है ओजोन परत का क्षरण और धरती का बढ़ता ताप। इसलिए ऊर्जा के अन्य विकल्पों के विकास और शोध की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जिन स्रोतों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वे दो प्रकार के हैं। पहला अनवीकरणीय स्रोत और दूसरा नवकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय या परंपरागत स्रोत वे हैं जिनका निर्माण लाखों करोड़ों वर्षों की प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं क्योंकि इनका पुनर्भ्रमण संभव नहीं है। कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि ही ऐसी परंपरागत स्रोत हैं जो मानवीय कार्यकलापों द्वारा समाप्त हो जाते हैं और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा भी है। ऊर्जा के वे विकल्प जो पूर्णीय हैं और पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते, उन्हें नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है, जिन्हें हम नेचुरल रिसोर्स भी कहते हैं। अक्षय ऊर्जा स्रोत अबाध रूप से भारी मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ सुरक्षित और भरोसेमंद हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, जैव ऊर्जा आदि अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। सूर्य अनंत ऊर्जा का स्रोत है और पृथ्वी का उपलब्ध प्राकृतिक ऊर्जा का मूलधार आधार भी है। यानी कि सूर्य जो है, सूरज जो है वो हमारे एक ऊर्जा का ही स्रोत है और बिल्कुल प्राकृतिक ऊर्जा है। सौर ऊर्जा का अथाह भंडार होने के कारण यह ईंधन का सबसे आदर्श और सर्वव्यापी स्रोत है। यानी कि कभी ना खत्म होने वाला ये एक ऐसी ऊर्जा है। सूर्य से सीधे प्राप्त होने वाली ऊर्जा अत्यधिक विस्तारित है और प्रदूषण मुक्त भी। सौर ऊर्जा रोशनी व ऊष्मा दोनों रूपों में प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा का प्रयोग अनाज को सुखाने, पानी गर्म करने, खाना पकाने, वातानुकूलन, जल परीक्षण तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को फोटोवोल्टाइक प्रणाली द्वारा रूपांतरित करके बिजली बनाई जाती है। इस बिजली से घरों में रोशनी के अलावा टेलीविजन, रेडियो, पंखे तथा जल पंप भी चलाए जा सकते हैं। रेगिस्तानी, पहाड़ी, द्वीपीय, जंगली इलाके जहां प्रचलित ग्रीड प्रणाली द्वारा आसानी से बिजली नहीं पहुंच पाती, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों के विकास में फोटोवोल्टाइक प्रणाली से चलने वाले यंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
सौर जल ऊष्मक के प्रयोग से जल की भारी मात्रा को 60 डिग्री से 70 डिग्री तक गर्म किया जा सकता है। घरेलू प्रयोग और विभिन्न उद्योगों के लिए यह बहुत उपयोगी है। सोलर कुकर आजकल शहरों और गांवों में समान रूप से लोकप्रिय हैं। इसमें पकाए जाने वाले भोज्य पदार्थ अधिक पौष्टिक और लंबे समय तक ताज़ा रहते हैं। सौर जल पंप ग्रामीण अंचलों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है और वायु ऊष्मक का व्यापक प्रयोग अनाज, चाय पत्ती, लकड़ी, मसाले आदि को सुखाने में किया जाता है। सौर लालटेन को सूरज की रोशनी में 6 से 8 घंटे चार्ज करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद यह बिना किसी खर्च के 3 घंटे तक रोशनी दे सकती है। यह केरोसिन आधारित लालटेन, डिबरी, पेट्रोमैक्स आदि का आदर्श और हानि रहित विकल्प है। यानी सौर ऊर्जा से इसको हम चार्ज करते हैं और फिर कुछ घंटों तक रोशनी ले सकते हैं। आइए पढ़ते हैं अगला, पवन ऊर्जा। पवन यानी हवा। पवन ऊर्जा बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा है। वायु निःशुल्क और प्रचुरता से उपलब्ध है, यानी कि हवा के लिए हमें कोई भी पैसा नहीं देना होता, ये निःशुल्क होती है। पवन ऊर्जा के उत्पादन से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। पवन ऊर्जा के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसे जनरेटरों की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। पवन ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने का एक कारगर विकल्प है। इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करके पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाने वाली विषैली गैसों के उत्सर्जन जैसी समस्या भी नहीं है। पवन ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण और रखरखाव सुरक्षित है। इस प्रणाली को वायु की स्थिति के अनुकूल कहीं भी लगाया जा सकता है, यानी कि जहाँ ज़्यादा वायु होती है वहाँ पर हम ये सब लगा सकते हैं। इसके लिए ना तो अधिक भूमि की आवश्यकता होती है और ना ही अधिक खर्च की। इसलिए पवन ऊर्जा को सबसे कम व्यय यानी सबसे कम खर्च करने वाले आकर्षक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। अगली ऊर्जा है जल विद्युत ऊर्जा। गिरते हुए या बहते हुए जल से प्राप्त की गई विद्युत शक्ति को जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विश्व की संपूर्ण विद्युत शक्ति का 1/3 भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके उत्पादन के लिए नदियों के किनारे बांध बनाकर प्रचुर मात्रा में पानी जमा किया जाता है, जिसे खुली नहर अथवा नालों द्वारा बिजली घर तक ले जाया जाता है। पानी में निहित गतिज ऊर्जा के उपयोग से बिजली घर स्थित बड़े बड़े टरबाइन चलाए जाते हैं। इन टरबाइनों की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। जल विद्युत परियोजनाएं सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, पर्यटन, मत्स्य पालन आदि के लिए लाभकारी हैं। सुदूर क्षेत्रों में स्थित होने के कारण पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए भी उपयोगी है। तो बच्चों, पानी की सहायता से भी हम विद्युत को ला सकते हैं, यानी कि बिजली को बना सकते हैं। और ये बिजली निःशुल्क होती है, यानी कि पानी से बनाई जाती है, इसलिए इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता और प्रदूषण भी कम फैलता है। अगला है ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को टरबाइनों की मदद से विद्युत में बदल दिया जाता है। इसमें पानी ऊपर चढ़ने और उतरने दोनों स्थितियों में विद्युत शक्ति पैदा होती है। इसे लहर ऊर्जा भी कहते हैं। हालांकि इसका अभी बहुत कम उपयोग प्रारंभ हुआ है, इसलिए निकट भविष्य के लिए इसमें अपार ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता निहित है, यानी कि इससे हम ऊर्जा थोड़ी कम कर सकते हैं। आगे है जैव ऊर्जा। धरती पर मौजूद संपूर्ण वनस्पति और जीव पदार्थों को बायोमास कहते हैं। इसमें प्राप्त ऊर्जा ही जैव ऊर्जा है। बायोमास मानव को ज्ञात सबसे पुराना ऊर्जा स्रोत है। पेड़ पौधों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो भोजन बनाते हैं वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में इसमें इकट्ठा होता है। इस ऊर्जा को विभिन्न विधियों से जैव ऊर्जा में बदला जा सकता है। जैव ऊर्जा का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है।
पहला ठोस रूप में यानी कि सॉलिड में, खाना पकाने के लिए लकड़ी, पशुओं के गोबर, कृषि अपशिष्ट, घास फूस आदि को जलाकर प्रयोग करते हैं। दूसरा द्रव रूप में यानी कि लिक्विड में, पौधे में पाए जाने वाले स्टार्च या शर्करा से बने एथनॉल तथा वनस्पति तेलों से बने बायोडीजल का उपयोग सीधे ही या फिर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ वाहनों में पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। और तीसरा गैस के रूप में, पशुओं के व्यर्थ पदार्थ तथा कचरे आदि को बायोगैस प्लांट में बायोगैस में बदल दिया जाता है। रसोई में उपयोग के साथ साथ इससे डीजल पंप सेट भी चला सकते हैं। गैस रूप में रूपांतरित होने के बाद बचे हुए अपशिष्ट का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। यह निश्चित है कि आने वाले कुछ हजार वर्षों में हमारा परंपरागत ऊर्जा भंडार समाप्त हो जाएगा। इस तथ्य को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास व उपयोग आज की आवश्यकता है, यानी कि हमें नवीकरणीय ऊर्जाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रदूषण कम फैलता है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित रखना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए सभी देश प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी का स्वरूप अक्षय ऊर्जा के आधार पर निर्धारित होने वाला है और यही अक्षय विकास का मुख्य स्तंभ है। यानी बच्चों, प्रदूषण को अगर हमें नियंत्रण करना है तो हमें ऐसी ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ेगा, ग्रीन गैस का प्रयोग करना पड़ेगा। आजकल हम देखते ही होंगे कि अब वाहन भी जो हम चलाते हैं उसमें भी ग्रीन गैस का ही प्रयोग होता है, यानी सीएनजी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे प्रदूषण कम फैलता है। तो सौर ऊर्जा का प्रयोग करना, विद्युत ऊर्जा का, वायु ऊर्जा का प्रयोग करना बहुत अच्छा है, क्योंकि यह प्रदूषण फैलाने में कम करते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।